Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dhmeja, here your educator. तो स्टूडेंट्स, केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने अच्छे से स्टडी की है। तो इसका जो हर एक थ्योरी का जो मेन पार्ट रहता है वो है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो केन्जियन जो इकोनॉमिक थॉट्स उसने दिए हैं वो कम्प्लीटली फ्लॉलेस नहीं है, उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जिसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जैसे F.H. नाइट हो गया, L.A. हाम, हट, हाइक, एडरसन, हैजलिट, इन्होंने सबने क्रिटिसाइज किया है केन्ज के थॉट्स को, केन्ज के कुछ पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सेल्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा है कि जो केन्ज है उसका क्या मानना था, केन्स का मानना था कि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में पॉसिबल होगा इन द लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हमने एक टेबल से अच्छे से समझा था कि अभी तक आपके पास काम करने वाले वर्कर्स हैं वो अभी अवेलेबल है, उससे पहले ही अगर इकोनॉमी जो है वो पॉसिबल है, केन्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल है कि जो इकोनॉमी है वो अच्छे से इक्विलिब्रियम में आ जाए। बट वो क्या कहते हैं, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, वो क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बिना इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल है। जब तक इकोनॉमी में फुली रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो जाते तो आप इसको इक्विलिब्रियम कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते आप इसको। बाय एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्स हैज इग्नोर्ड द टर्म इक्विलिब्रियम। हैजलिट ने क्या कहा है कि अगर हम केन्स के कहने पर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही इक्विलिब्रियम मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि केन्स ने तो इक्विलिब्रियम की टर्म को इग्नोर कर दिया कि इक्विलिब्रियम है क्या। ओके, तो हैजलिट ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, लॉन्ग एज अ लेबर एंड द अदर फैक्टर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, इट्स अ बिग फॉली टू थिंक ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक पूरे के पूरे रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते तब तक हम इक्विलिब्रियम नहीं मान सकते। तो उससे पहले इक्विलिब्रियम मानना तो एक नॉनसेंस टॉक होगी। ठीक है, तो ये हैजलिट ने कहा है। तो जो केन्स का पॉइंट है इक्विलिब्रियम लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, नेक्स्ट है केन्जियन इकोनॉमिक्स इज अ मेनली स्टैटिक। जो केन्जियन की इकोनॉमीज उसने थॉट्स दिए हैं वो क्या है, मेनली स्टैटिक्स है। ये अनदर एलिगेशन है केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर कि जो उसके जितने भी एनालिसिस है वो मेनली स्टैटिक है। नो डाउट केन्स ने डायरेक्ट किया है हमारी अटेंशन टुवर्ड्स अ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, बट ही डिडंट क्लैरिफाई दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द अनदर एंड हाउ, हमें कब करना है मूव, कैसे करना है, किस तरह से करना है, व्हाट वे इन्वेस्टमेंट अंडरगोज अ चेंज, किस तरह से इन्वेस्टमेंट चेंज होने वाली है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है। अगर हम केन्जियन थ्योरी को मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट कंटेन्स सम डायनामिक एलिमेंट, तो उसमें डायनामिक एलिमेंट्स हैं एंड मेक मेंशन टाइम लैग्स, उस टाइम लैग भी हैं। बट जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो कंपैरेटिवली स्टैटिक ज़्यादा है। केन्स ने जो भी अपना दिया है वो ज़्यादातर क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज़ इग्नोर्ड द लॉन्ग टर्म पीरियड इक्विलिब्रियम। केन्स ने अपनी थ्योरी जो है वो शॉर्ट रन बेसिस पे दी है। केन्जियन थ्योरी इज अ शॉर्ट रन इकोनॉमिक एनालिसिस हैविंग नो कंसर्न विद द लॉन्ग पीरियड। इनफैक्ट केन्स ने खुद कहा है कि इतना लंबा किसने जीना है, हम सब ने मर जाना है, हम किसी ने भी नहीं रहना है। तो प्रोफेसर हैक ने इसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट स्टडिंग एंड पेइंग रिलेटिवली मोर अटेंशन टू द शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस अलोन नॉट ओनली अ सीरियस एंड हार्मफुल मिस्टेक। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक ग्रेव कंसर्न है। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ प्राइड फॉर द इकोनॉमिक्स है। अगर इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन की बजाय लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं तो ये उनके लिए एक प्राइड की बात है।
अगर वो लोगों को नोटिस दिलाते हैं, ये फैक्ट बताते हैं, लॉन्ग रन फैक्ट बताते हैं, ह्यूमैनिटी को बेनिफिशियल जो भी देने वाले हैं वो इफेक्ट के बारे में बताते हैं, तो ये उनके लिए प्राइड की बात है। क्योंकि जो शॉर्ट रन एनालिसिस है वो अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, डब्यूरियस कंक्लूजन हो सकते हैं, और वो जो डाउटफुल कंक्लूजन हो सकते हैं। तो जो केन्जियन थ्योरी है इज अ ऑपरेटिव ऑन अजम्पशन दैट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नंबर ऑफ लेबर एंड देयर एफिशिएंसी रिमेन कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। केन्स ने ये अज्यूम किया है कि जो प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ लेबर है, एफिशिएंसी है उनकी, वो शॉर्ट रन में क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इन रियलिटी हमें एज ए इकोनॉमिक्स फार साइटेड होना चाहिए, शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए। शॉर्ट रन पे हमें काम नहीं करना है, हमें लॉन्ग रन पे काम करना चाहिए। तो ये 3 क्रिटिसाइज हो गए। पहला तो फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने बोला कि हो फुल इक्विलिब्रियम हो सकता है एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिर इनका जो क्रिटिसाइज बन रहा है वो ये है कि इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो मेनली स्टैटिक है, ठीक है, डायनामिक नहीं है। लॉन्ग रन में हम मान सकते हैं कि वो डायनामिक एलिमेंट्स है, लेकिन इन्होंने बात करी है शॉर्ट रन के ऊपर। शॉर्ट रन एनालिसिस इन्होंने दिया, इन्होंने खुद ही बोला है कि इतना लंबा कौन जीने वाला है, हम सब ने मर ही जाना है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इन्होंने एज्यूम किया है कि जो है परफेक्ट कंपटीशन होगा। केन्जियन इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने परफेक्ट कंपटीशन को लिया है, उसी तरह से इन्होंने भी परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बात करी है। पर हम सब जानते हैं कि रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन जैसी को कुछ भी सिचुएशन नहीं होती। ये सिर्फ हम मान लेते हैं कि ऐसा रियल में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। मिसिस जॉन रॉबिन्सन एंड चैम्बरलिन ने कहा है कि रियल वर्ल्ड में तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलता है। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो फार फ्रॉम रियल कंडीशन एंड सर्कमटेंसेस। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स भी जो रियल कंडीशंस है, रियल सर्कमटेंसेस है, उससे काफ़ी परे है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, केन्जियन थ्योरी इज नॉट अ जनरल थ्योरी। केन्जियन थ्योरी जनरल थ्योरी नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। To claim that the Keynesian theory of employment is a general theory and applicable under all the condition of employment is not correct. अगर हम कहें कि केन्जियन थ्योरी है वो जनरल थ्योरी है और ये सारी की सारी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होती है, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि जो केन्जियन थ्योरी है ये ना तो सोल्यूशन देती है हर तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और ना ही ये हर तरह की इकोनॉमीज में एप्लीकेबल है, ठीक है। Keynesian theory is neither a solution to all kinds of economic problem and nor is applicable to all kinds of economies. सर सारी तरह के इकोनॉमीज में ये नहीं एप्लीकेबल होती है। तो प्रोफेसर स्विजी ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि जो केन्जियन थ्योरी है ऑन द बेसिस दैट इट डजेंट पे एनी हीट टू द टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ भी हीट वगैरह नहीं देती है, कुछ भी अटेंशन वगैरह नहीं पे करती है। मोर ओवर इट डजेंट अप्लाई टू ऑल द कंट्रीज। ये सारी की सारी कंट्रीज में नहीं अप्लाई होती है। ये रिच कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज में लगती है, और ये सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो उन्होंने राइटली ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि जो केन्जियन थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है। दोज हु सीक द यूनिवर्सल ट्रूथ एप्लीकेबल इन ऑल प्लेसेस। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं, हर टाइम पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बट केन्जियन थ्योरी है वो हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी की अजम्पशन ली थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कुछ भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है बाय द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इफेक्ट नहीं होती है। मतलब जो भी कंट्री का इंटरनल का होगा वो सिर्फ वही डिमांड को कंसिडर करते हैं।
तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ अ नो इफेक्ट ऑन द केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका फेवरेबल ट्रेड बैलेंस भी है, अगर मान लो आप करते भी हो, फेवरेबल है, आपके फेवर में है, तो केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है, कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको कुछ भी फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है। तो ये जो अजम्पशन है ये अनरियलिस्टिक है। अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है तो इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, इकॉनमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फेवरेबल है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो कॉन्सिक्वेंटली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। बट केन्स ने इस तरह के इन्फ्लुएंसेस के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है केन्जियन एनालिसिस इज नॉट सो एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब जो बेस्ड हो एक्सपीरियंस के ऊपर, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया जा सके जिसे, जो कि थ्योरी बेस्ड ना हो, तो ये एम्पिरिकल नहीं है। केन्जियन एनालिसिस है जो वो एम्पिरिकल नहीं है, तो कहने का मतलब ये थ्योरेटिकल बेस्ड ही है। तो अनदर क्रिटिसिज्म जो है केन्जियन के अगेंस्ट यही है कि उसकी जो पॉलिसीज है नॉट सक्सीडेड इन द मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड, मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड में ये नहीं है। नोर हैव देयर फोरकास्ट टर्न्ड ट्रू, जितना भी उन्होंने फोरकास्ट किया है वो सारा का सारा सही नहीं हुआ, टर्न्ड ट्रू नहीं है, ठीक है, नोर नहीं है। इट मीन्स दैट देयर आर अ फंडामेंटल डिफेक्ट्स इन द केन्जियन डॉक्ट्राइन एंड मॉडल। तो यहाँ पर फंडामेंटल डिफेक्ट बताए गए हैं। केन्स का ओपिनियन था कि जो प्रॉब्लम है सर्कुलर स्टैग्नेशन की, वो क्या है, सर्कुलर मतलब लॉन्ग टर्म, स्टैग्नेशन मतलब नो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो केन्स का ये ओपिनियन था कि सर्कुलर स्टैग्नेशन होगा, मतलब क्या है, डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी इन द इफेक्टिव डिमांड होगी एडवांस कंट्रीज में, रिच कंट्रीज में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, बट ये प्रूव नहीं हुआ सही। ये जो फोरकास्ट उन्होंने किया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड में डेफिशिएंसी रहने वाली है, सर्कुलर स्टैग्नेशन होने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो बिकॉज इन द पोस्ट वर्ल्ड वार टू इरा दिस प्रॉब्लम डिडेंट अराइज इन द अबव कंट्रीज। तो वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था उसके बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इन कंट्रीज में नहीं आई जो उन्होंने फोरकास्ट की थी। Hence, because of the shortcomings in the Keynesian theory, the prediction based on it didn't prove to be valid. तो Keynesian theory के बेसिस पे जो भी predictions हुई हैं वो valid prove नहीं हुई है। It's also far from truth that unemployment will definitely removed. ये भी सच से बहुत परे है कि हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट को डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग और बाय टेंडेंसी फॉर लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्होंने बोला था कि इससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, फार फ्रॉम ट्रूथ, ये तो सच से बहुत परे है। केन्जियन एनालिसिस इज नॉट सो एम्पिरिकल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हिज यूज ऑफ लेबर यूनिट एज अ मेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट साइंटिफिक। जो उन्होंने लेबर यूनिट लिया है एम्प्लॉयमेंट के मेजर के लिए वो साइंटिफिक नहीं है। केन्स ने अडॉप्ट किया है लेबर यूनिट को एज अ मेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज उसका मानना है कि जो सारे के सारे ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर है वो क्या है, होमोजेनियस है। अजम्पशंस आपको याद होंगी, वो क्या है, होमोजेनियस है। बट ये जो अजम्पशन है, अजम्पशन ही गलत है। सारे के सारे होमोजेनियस कैसे हो सकते हैं? एक कॉलेज लेक्चरर है और एक रिक्शा पुलर है, ये कैसे होमोजेनियस हो सकते हैं? लेकिन केन्स ने तो इनको ट्रीट किया है होमोजेनियस। तो एज अ सॉल्यूशन टू दिस इनइक्वालिटी अमंग द लेबर, केन्स हैड सजेस्टेड दैट एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द लेबर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इनकी इनइक्वालिटी के लिए, सॉल्यूशन के लिए, जो दोनों के बीच में इनइक्वालिटी है, केन्स ने सजेस्ट किया कि इनकी एवरेज इनकम ले लो, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको अलग कर दो, है ना। तो ये जो है वो डब्ल्यू रेस है, सही नहीं है,
बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिकली कंसिडर नहीं किया है लेबर यूनिट को। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट केन्स ने दिया, has also limited applicability from the point of view of the operation of several economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, लिमिटेड एप्लीकेबल है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ बूम इन द इकोनॉमी मल्टीप्लायर अपीयर्स टू बी इन ऑपरेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। मल्टीप्लायर काफ़ी लार्जली चलता है, बट डिप्रेशन में क्वाइट लिमिटेड हो जाता है, अपीयर लिमिटेड। Moreover, the concept of multiplier is dependent on such assumptions that assumptions are not applicable to the underdeveloped country। तो जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, जिन assumptions के ऊपर बेस्ड है, डिपेंडेंट है, वो तो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ठीक है, मल्टीप्लायर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो हम आने वाली 1-2 क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं इसको। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन केन्जियन थ्योरी में है, वहाँ पे लैक है। ये हमें चाहिए था, लेकिन इसमें लैक होने के कारण हमने इस थ्योरी को क्या किया है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्लीट, इसको हम पूरा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एज इंस्टीट्यूटेड बाय केन्स, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्स ने दिया है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन इज कंसिडर्ड इनएविटेबल। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है वो एक्सप्रेस करता है इंक्रीज इन कंजम्पशन में इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इतना तो केन्स ने कहा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इंक्रीज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ, कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में शुरू की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने के कारण। ठीक है, तो उससे इन्वेस्टमेंट होगी तो वहाँ पर लेबर की डिमांड होगी, उनकी इनकम होगी, फिर वो कंजम्पशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है वो बेस्ड है प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। तो जो कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन का, वो स्टेट दैट ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन देयर इज मैनी मोर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन में इंक्रीज होने के कारण काफ़ी गुना जो है कैपिटल गुड्स में इंक्रीज हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रिंसिपल है इसका क्या एक्सप्रेस करता है कि कंजम्पशन में उसका इफेक्ट बताता है कि कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है। तो ये जो एविडेंट है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ये फुली सेटिस्फैक्टरी नहीं है so long as the principle of isolation is not made operative in conjunction with the concept of multiplier। तो इस प्रिंसिपल को मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के साथ ऑपरेटिव नहीं किया जा सकता, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन का लैक है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ डिप्रेशन। तो एक और एलिगेशन केन्जियन इकोनॉमिक्स के ऊपर लगाया गया है कि ये जो है इट सीक्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलोन। ये सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीज़ों का सॉल्यूशन देती है, लेकिन बाद में ये चीज़ जो है उसने सॉल्व कर ली थी। बाद में ये जो एलिगेशन है वो बेसलेस हो गया था, क्योंकि 1940 में उसने बुक दे दी थी हाउ टू पे फॉर द वार, जो कि 1940 में आई थी। तो इसमें लाइट दिया था उसने कि इन्फ्लेशन जो रिसोर्सेस है, without resorting to the inflation resources can be mobilized for war। तो in the light of this it's not proper to maintain that the Keynesian economic studies a problem of depression alone। तो उसने इन्फ्लेशन के बारे में भी बात कर दी थी अपनी दूसरी वाली बुक में, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की बात करी है। पहले ये क्रिटिसिज्म बनता था, एलिगेशन था उसके ऊपर, लेकिन बाद में ये सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। तो केन्स ने जो बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी
का रिवॉर्ड है, पार्टिंग विद लिक्विडिटी का रिवॉर्ड है। हैंसन एंड हिक्स ने जो व्यू दिया है वो ये कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द बोथ फैक्टर, मॉनेटरी एंड रियल, दोनों फैक्टर्स के साथ होता है। तो जो केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इसके साथ क्या हो जाती है, क्लासिकल थ्योरी के साथ क्या हो जाती है, इनडिटर्मिनेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है केन्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर स्टेगनेशन इज अनफाउंडेड। तो जो केन्ज ने कॉन्सेप्ट दिया है लॉन्ग टर्म नो ग्रोथ का, नेगेटिव का, तो वो कह रहे कि मिला ही नहीं है, अनफाउंडेड है। ठीक है, तो केन्स ने जो अपना व्यू दिया था, व्यू उसका ये था कि रिच और डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको वहाँ पे सर्कुलर स्टेगनेशन की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। जिसका मतलब ये क्या है कि इन कंट्रीज में डर बना रहेगा इनएडिक्वेट एग्रीगेटेड डिमांड का, एग्रीगेटेड डिमांड का डर बना रहेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो अनफाउंडेड है, इसके ओपोजिट ही है सिचुएशन। तो इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने मेंटेन किया है कि लॉन्ग रन में तो ज़्यादा सर्कुलर इन्फ्लेशन होता है रेदर देन सर्कुलर स्टेगनेशन। नो ग्रोथ की बजाय यहाँ पर इन्फ्लेशन पाया जाता है। ठीक है, तो जो केन्स ने कहा था वो अनफाउंडेड है। नेक्स्ट है ओवर एग्रीगेटिव। तो जो केन्जियन इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कंजम्पशन, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, ये सारे के सारे ओवर एग्रीगेटिव हैं। ये जो अप्रोच है यूजफुल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ये जो है इनके ऊपर कोई भी लाइट नहीं डाली गई है ये फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइट ऑन दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दीज बेसिक कॉन्सेप्ट, इनको कैसे कोई इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में टेक डाइवर्स फॉर्म एंड इंक्रीज इन इनकम में इन्फ्लुएंस इट डिफरेंट वेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बता रहे हैं कि ये तो काफ़ी तरह से अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकती है। बट केन्स ने क्या मेनली कंक्लूड किया है, केन्स ने ये कंक्लूड किया है कि इंक्रीज इन इनकम इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम में इंक्रीज होने के कारण कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा, बट वो जो इंक्रीज होगा वो लेस देन होगा। इनकम में ज़्यादा इंक्रीज होगा, कंजम्पशन में कम होगा। इनकम के बढ़ने के कारण हमारे खर्चे तो बढ़ते हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ते जितनी इनकम बढ़ती है। ये तो नहीं है कि इनकम डबल हुई है तो खर्चे भी डबल हो जाएंगे, ये केन्स ने कंक्लूड किया। बट जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली इंक्रीज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं विद द इंक्रीज इन इनकम, तो वो सेम प्रपोर्शन में भी इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, तो आप खाली ये नहीं कह सकते हो कि लेस देन होगा। ओके, नेक्स्ट है इट इग्नोर्स द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो केन्स ने जो एक्सप्लेन किया है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताया है अपनी थ्योरी में। इसने कम्प्लीटली इग्नोर किया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो मेन प्रॉब्लम फेस्ड करी गई कंट्रीज़ के द्वारा वो मेनली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फेस करी गई है। लेकिन केन्स ने तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो अपनी इन्फ्लेशन एनालिसिस में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो जो इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज के कारण होता है, इसके ऊपर भी इसको स्पेशल लाइट डालनी चाहिए थी, सिग्निफिकेंस देना चाहिए था। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज के कारण हुआ वो हुआ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो डिमांड के कारण हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसने डिमांड के बारे में बात करी है लेकिन कॉस्ट के बारे में बात नहीं करी है। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट केन्जियन क्रिटिसिज्म। हैंसन, हिक्स, फ्राइडमैन, रॉबिन्सन, इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं बहुत सारे फ्लॉज केन्जियन थ्योरी में, जैसे कि इट्स अ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ केन्स टू एज्यूम दैट देयर इज अ नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
इनकम एंड कंजम्पशन कि इसके बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं होता। केन्स ने जो ये बोला है ये गलत है। तो इन सब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में, वो प्रोपोर्शनेट होता है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ अ रिलेटिव इनकम और अ परमानेंट इनकम। इनकम का ही क्या है, फंक्शन है कंजम्पशन। नेक्स्ट है केन्जियन जो स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर मनी लाइक लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। केन्स ने जो बोला है डिमांड फॉर मनी जो हम करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस करते हैं किसके लिए, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए, ये फंक्शन है अलोन इनकम का, ये गलत है। ये इनकम के साथ साथ इंटरेस्ट का भी फंक्शन है, ये बाकी सबका कहना है। ठीक है, तो केन्स ने 2 सेक्टर मॉडल दिया है, एग्रीगेट डिमांड दैट इज मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बट जो पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स है उन्होंने 4 सेक्टर मॉडल दिया है, जो कि है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट केन्स के द्वारा दिया हुआ, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, प्लस फॉरेन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है केन्स हैज नॉट मेड एनी मेंशन ऑफ अ सुपर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। केन्स ने सुपर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मेंशन नहीं किया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो ये सारा था क्रिटिसिज्म। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिस है किसका, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। तो ये जो थ्योरी है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स ने दिए हैं, क्रिटिसाइज किया है उसको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी थ्योरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पीरियड इन विच इट इज प्रोपाउंडेड। हर एक थ्योरी जो है जिस टाइम पे बनाई जाती है उसके सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस होती है। तो जब हालात चेंज हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो जो थ्योरी है उसमें भी अप्रोप्रिएट चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही है। अगर केन्स अलाइव होते तो ही वुड हैव लाइक टू मॉडिफाई मैनी ऑफ हिज डॉक्ट्रिन, अगर वो अलाइव होते तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको लेसन अच्छे लगे होंगे। लेसन अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी हेल्पफुल हैं तो लेसन्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जो आपका टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा है आपके पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं सबसे पहले वही वाला कवर करूँगी सो दैट आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो जो अनइम्पॉर्टेंट है या थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।